ये कहानी है एक ऐसे यूरोप की शासक की जिसने काफ़ी सारी यूरोप की कंट्रीज़ पे फ़तह हासिल कर ली थी। एक ऐसा शासक जिसको उसकी जनता बहुत पसंद करती थी, जिसने यूरोप में कई बदलाव किए। ये कहानी है एक ऐसे रूलर की जिसकी तुलना अलेक्जेंडर द ग्रेट से की जाती है। ये कहानी है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ यूरोप जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 में कोर्सिका नाम के एक छोटे से आइलैंड पे एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। यह आइलैंड रिसेंटली फ्रेंच रूल के अंडर में आया था। 10 साल की उम्र में नेपोलियन एक मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेता है, जहां पर नेपोलियन 1785 में सेकंड लेफ्टिनेंट बन जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और जल्द ही शुरुआत होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिससे पूरी दुनिया में शुरुआत होती है डेमोक्रेसी की। इस रेवोल्यूशन को नेपोलियन पूरी तरीके से सपोर्ट करता है और बहुत जल्द नेपोलियन मिलिट्री में एक जनरल की उपाधि पा लेता है। साल 1793 में नेपोलियन को भेजा जाता है सीजर ऑफ टूलोन पे, जहाँ पे नेपोलियन अपनी जिंदगी की पहली सफलता प्राप्त करता है। इस दौरान नेपोलियन को काफ़ी ज़्यादा फेम और जनता का प्यार मिलता है। साल 1796 में नेपोलियन को इटली में फ्रेंच आर्मी का कमांडर अपॉइंट कर दिया जाता है। उसके बाद आज दिन तक नेपोलियन को पूरी दुनिया में एक बहादुर शासक के नाम से जाना जाता है। इस साल नेपोलियन ने अपनी फ्रेंच आर्मी को लीड किया था इटली में। साल 1796 में होती है बैटल ऑफ लोदी। इस वॉर का मेन गोल था एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंच टेरिटरी। इस वॉर में नेपोलियन का सामना ऑस्ट्रियन आर्मी से होता है जिसको लीड कर रहे थे जनरल जॉन पीटर। ऑस्ट्रियन आर्मी का गोल था नेपोलियन से अपनी टेरिटरी को डिफेंड करना, लेकिन ऑस्ट्रियन आर्मी का सामना नेपोलियन कर रहा था। इस वॉर में दोनों ही साइड में कैजुअलिटीज देखने को मिलती है, लेकिन फाइनली ऑस्ट्रियन आर्मी को इस वॉर से रिट्रीट करना पड़ा और एक बार फिर नेपोलियन की जीत होती है। इस बैटल की जीत से नेपोलियन की रेपुटेशन आसमान छू जाती है और राइवल कंट्रीज को नेपोलियन की ब्रिलियंस का अंदाजा लगता है। इस बैटल को जीतने के बाद फ्रेंच आर्मी को मिलान को कॉन्कर करने के रास्ते खुल जाते हैं और इस जीत के साथ नेपोलियन की स्ट्रेंथ यूरोप में और बढ़ जाती है। साल 1796 में एक बार फिर से नेपोलियन का सामना ऑस्ट्रियन आर्मी से होता है। इस बैटल को नाम दिया जाता है बैटल ऑफ आर्कोल। इस बैटल को एक आर्कोल नाम के गांव के पास लड़ा जाता है, जो कि वेरोना इटली से 25 किलोमीटर दूर था। ये वॉर लगातार 3 दिन तक चलती है और आखिर में ऑस्ट्रियन आर्मी को एक बार फिर से रिट्रीट करना पड़ा। इस वॉर को जीतने के बाद नेपोलियन नॉर्दर्न इटली को कैप्चर करने में कामयाब हो जाता है और अब नॉर्दर्न इटली फ्रेंच रूल के अंडर में आ जाता है। साल 1798 में नेपोलियन इजिप्ट में एक एक्सपीडिशन करता है और इस बार नेपोलियन बैटल ऑफ पिरामिड्स में इजिप्शियन आर्मी को डिफीट कर देता है। साल 1799 में पेरिस में नेपोलियन और उसके कुछ सपोर्टर्स गवर्नमेंट पे सीज कंट्रोल कर लेते हैं। नेपोलियन मेंबर्स ऑफ डायरेक्टरी एंड काउंसिल ऑफ एल्डर्स एंड 500 को अरेस्ट कर लेता है। नेपोलियन अपने आप को फर्स्ट कॉन्सल डिक्लेयर करता है और डिक्लेयर करता है एक नई गवर्नमेंट जिसका नाम था द कंसुलेट। इस इंसिडेंट को एंड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन माना जाता है और शुरुआत होती है नेपोलियन डिक्टेटरशिप की। उसके बाद नेपोलियन फ्रांस में 15 साल रूल करता है और इन 15 सालों में नेपोलियन कई काम करता है, जैसे एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंच टेरिटरी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट और इस्टेब्लिश करता है नेपोलिक कोड को। नेपोलिक कोड में नेपोलियन ने लोगों को इक्वालिटी दी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कई रिफॉर्म्स करे, औरतों को कई राइट्स दिए जैसे राइट ऑफ इनहेरिट प्रॉपर्टी, राइट टू डाइवोर्स, एक सिस्टम डेवलप किया कमर्शियल कोर्ट के लिए और लोगों को फ्रीडम दी। नेपोलिक कोड को उसकी क्लैरिटी, कंसाइजनेस और एक्सेसिबिलिटी के लिए जाना जाता था। इस कोड को कई यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज ने अडॉप्ट किया। आगे चल के 1804 में नेपोलियन अपने आप को क्राउन करके एम्परर ऑफ फ्रांस बन जाता है। नेपोलियन ने कई बार आर्मी लीड करी कई सारे बैटल्स में, जैसे साल 1805 में बैटल अगेंस्ट ऑस्ट्रियंस,
जिसमें नेपोलियंस ने रशियन और ऑस्ट्रियन आर्मी को हराया था। दरअसल इस दौरान नेपोलियन अपने एम्पायर को बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा था और इस एक्सपेंशन के बीच में ऑस्ट्रिया नेपोलियन का एक राइवल हुआ करता था। नेपोलियन को हराने के लिए ऑस्ट्रिया ने रशिया और ब्रिटेन के साथ एलाइज फॉर्म करी थी। ये रशिया और ब्रिटेन आर्मी लीड कर रहे थे जनरल सार अलेक्जेंडर वन एंड जनरल मिखेल कुत्सुव। रशियन ऑस्ट्रियन आर्मी नेपोलियन की आर्मी से कई बड़ी थी, लेकिन फिर भी नेपोलियन इस आर्मी को हराने में कामयाब हो जाता है और एक बार फिर नेपोलियन अपनी स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस प्रूव कर देता है। नेपोलियन ने कई यूरोप की कंट्रीज को कैप्चर कर लिया था, जैसे ऑस्ट्रिया, स्पेन, पर्शिया और इटली। नेपोलियन ने एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्रिएट किया जिसके अंदर नेपोलियन ने एक ब्लॉकेज क्रिएट किया जिसका एम था ब्रिटेन को यूरोप से आइसोलेट करने का। इस दौरान नेपोलियन ने यूरोप के मैप को रीऑर्गेनाइज किया, जिसमें कई नए स्टेट्स बनाए और कई पुराने स्टेट को अबॉलिश किया। इसके साथ साथ नेपोलियन फ्रेंच रेवोल्यूशन की कई आइडियाज़ को ऑल अक्रॉस द यूरोप स्प्रेड करता है, जैसे लिबरलिज्म, नेशनलिज्म और सिविल राइट्स। साल 1812 समर में नेपोलियन 6000 लोगों की एक बहुत बड़ी आर्मी रशिया में इन्वेड करता है। लेकिन इस बार रशिया ने एक स्ट्रेटेजी यूज़ करी थी कि जहाँ जहाँ पे नेपोलियन आर्मी अटैक कर रही थी वहाँ से रशियन ट्रूप्स रिट्रीट करते जा रहे थे। इसकी वजह से नेपोलियन आर्मी रशिया के बहुत अंदर चली जाती है, जबकि नेपोलियन आर्मी इसके लिए तैयार ही नहीं थी। धीरे धीरे सितंबर आ जाता है और नेपोलियन की आर्मी मॉस्को में एंटर कर जाती है, लेकिन वहाँ पहुँच के पता चलता है कि एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मॉस्को ऑलरेडी इवैक्यूएट कर चुकी है और साथ ही साथ पूरी सिटी में आग लगा देती है ताकि फ्रेंच फोर्सेस को किसी भी तरीके की सप्लाईज नहीं मिल पाए। नेपोलियन 1 महीना वेट करता है सरेंडर के लिए, लेकिन रशियन फोर्सेस सरेंडर नहीं करती। इस समय तक रशिया में ठंड शुरू हो चुकी थी और नेपोलियन आर्मी के पास सप्लाईज भी खत्म हो चुकी थी। इसके साथ साथ नेपोलियन को रशियन आर्मी का सामना भी करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से नेपोलियन अपनी आर्मी को रिट्रीट कर लेता है। इस बैटल की शुरुआत नेपोलियन ने 6 लाख ट्रूप्स के साथ करी थी और रिट्रीट करते वक्त नेपोलियन के पास सिर्फ 1 लाख ट्रूप्स ही बचे थे। इस बैटल से नेपोलियन को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। उसी समय के दौरान 1808 में रशिया कोलाइजन फोर्सेस, जिसके अंदर ऑस्ट्रियन, पर्शियन, रशियन और स्वीडिश ट्रूप्स स्पेन और पोर्तुगल को इन्वेड करते हैं। उसी के साथ 1808 में ब्रिटेन एक बहुत बड़ी आर्मी पेनिनसुला भेज देता है। साल 1813 में नेपोलियन हार जाता है और इस वॉर को नाम दिया जाता है बैटल ऑफ नेशंस। मार्च 1814 में नेपोलियन पेरिस से फ्रांस में रिट्रीट कर लेता है। 6 अप्रैल 1814 को नेपोलियन एम्परर ऑफ फ्रांस से रिजाइन कर देता है और नेपोलियन को एल्बा मेडिटेरेनियन आइलैंड्स पे एज अ पनिशमेंट भेज दिया जाता है। लेकिन इस सज़ा को 1 साल भी नहीं बीता था कि नेपोलियन उस आइलैंड पे से अपने 1000 सपोर्टर्स के साथ फ्रांस में भाग जाता है, जहाँ पर उसका स्वागत बहुत ज़ोर और शोरों से किया जाता है। लेकिन नेपोलियन के वापस आते से ही ऑस्ट्रिया, रशिया, ब्रिटेन, पर्शिया एलाइज फॉर्म करके बैटल की तैयारी शुरू कर देते हैं। नेपोलियन जल्द से जल्द एक नई आर्मी बनाता है और दूसरी कंट्रीज़ के अटैक करने से पहले ही अटैक कर देता है। जून 1815 में नेपोलियन बेल्जियम को इन्वेड करता है, जहाँ पे ब्रिटिश और पर्शियन ट्रूप्स सैंक्शन थे। 16 जून बैटल ऑफ लिग्नी में नेपोलियंस के ट्रूप पर्शियन ट्रूप्स को हरा देते हैं। लेकिन 2 ही दिन बाद 18 जून 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू होती है, जिसके अंदर ब्रिटिश पर्शियन ट्रूप्स के साथ मिलकर फ्रेंच आर्मी को हरा देते हैं। अक्टूबर 1815 में नेपोलियन को वापस से सज़ा सुनाई जाती है और इस बार नेपोलियन को सेंट एलिना इन साउथ अटलांटिक ओशन में भेजा जाता है। 6 साल बाद 5 मई 1821 में 51 की एज में नेपोलियन की मौत हो जाती है। दोस्तों, ये थी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ यूरोप, नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ पर क्लिक करके मेरी ऐसी और वीडियोस देख सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया।